नमस्कार, मैं हूं AK शुक्ला और आप हैं इस समय खबर फॉर इंडिया पर। अक्सर जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम आप जानने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो अनसुलझे रहते हैं और ऐसे ही सवाल, ऐसा ही एक विभाग है जेल विभाग। जेल, जहां एक दरवाजे के पीछे एक अलग ही दुनिया बसती है। उस दुनिया में लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जेल कोई नहीं जाना चाहता। तो आज हम ऐसे ही मुद्दों पर बात करने के लिए आए हैं अलीगढ़ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा जी के साथ। मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपकी टीम। हमारे खबर फॉर इंडिया का एक टैगलाइन है, सच के संग असत्य से जंग। तो पहले ये बताओ कि आप कितना सच बोलेंगे? 100%। 100%। आप जिंदगी में कभी जेल गए हैं? मैं तो जेल ही रोज ही आ रहा हूँ। नहीं, आधिकारिक हैसियत से नहीं हो तो काम है। हाँ, नहीं, मैंने ऐसा कोई अपराध ऐसा नहीं किया है जिसके कारण मुझे एज ए अपराधी अंदर जाना पड़ा। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है अपराधी, लीडरशिप में भी आप जा सकते हैं। आपका छात्र जीवन भी रहा होगा। कहने का मतलब सिर्फ सरकारी अधिकारी के रूप में मैं जेल में गया हूँ, अदरवाइज आप नहीं गए। अदरवाइज नहीं। तो एक बात है कि जैसे कि जेल, ऐसा माना जाता है कि वैसे तो हर इंसान अपनी, एक सर्वे के मुताबिक हर इंसान अपनी जॉब से खुश नहीं है, और जेल जैसी जगह में आपको क्या लगता है कि जेल अच्छा विभाग है अन्य विभागों की तुलना में? देखिए, नौकरी हमारी करीब 21-22 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ जी। लगभग तमाम विभागों को हल्का हल्का करीब से देखने का मौका मिला जी। और मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई विभाग नहीं। ये मतलब ये क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जेल में आपको इसलिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। कुछ बिंदुओं पे मुझे लगता है जहाँ समाज का सबसे वंचित वर्ग रहता है मैक्सिमम, क्योंकि अपराध है 95%, 98%, 99% या यूँ कहिए, ये परिस्थितिजन्य होता है और मनुष्य भी परिस्थितियों का दास होता है। कुछ चीज़ें उसके बिहेवियर में आ सकती हैं और वो हैबिचुअल हो सकता है, लेकिन उसका भी कारण कहीं ना कहीं समाज होता है। मतलब, नहीं तो सब लोग एक मतलब ये है कि अगर आप क्या कहने का मतलब ये है, एक तो ऐसा हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो वंचित वर्ग यहाँ पे हैं, हम चाहते हैं कि इनके प्रति हमारी संवेदना हो और अब अगर हमारे व्यवहार से ये सुधर सकें, यहाँ से निकलने के बाद अगर अपराध की दुनिया में कदम न रखें तो बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा यह भी स्पष्ट मानना है कि ऐसा सबके साथ नहीं हो पाता, क्योंकि उसके यहाँ से निकलने के बाद फिर उसके सामने 2 जून की रोटी की समस्या आती है और ज़रूरी नहीं कि परिस्थितियाँ साथ दें, हो सकता है उसको फिर गलत रास्तों पर निकलना उसकी मजबूरी बना। अभी आपने बात में एक बात बोली कि किसी को मतलब किसी शख्स को मुलजिम या फिर मुजरिम बनने के लिए समाज मजबूर करता है। अभी आपने बोला था समाज मजबूर नहीं करता है, नहीं, समाज कहीं न कहीं से दोषी होता है। दोषी होता है। हाँ, ठीक। तो जैसे जो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई कैदी आपके पास आता है, हाँ, कोई बड़ी घटना, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर लूँ, आपके ही ज़िले में एक शराब कांड बहुत बड़ा हुआ। हाँ। आप वैसे लोगों को जो एक अपराधिक कृत्य में शामिल है, उनको किस नज़रिए से देखते हैं? और या फिर एक जो छोटा मोटा किन्हीं कारणों से विपरीत परिस्थितियों में किसी भी कारण से अगर अपराध करके चलाता है, तो उन दोनों के कैदियों के बीच आप क्या फ़र्क रखते हैं? पहले तो नज़रिया स्पष्ट कर दें कि हम किस नज़रिए से इसको देखते हैं। तो हमारा नज़रिया सिर्फ एक होता है कि हमारे जज साहब ने फलाने व्यक्ति को फलाने धाराओं के अंदर जेल के अंदर किया हुआ, वो अपराधी है, उसने कोई गुनाह किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो हमारे लिए वो अपराधी नहीं, मैं बेसिकली मैं ये मानता हूँ एक आधिकारिक हैसियत से, आधिकारिक हैसियत से, जब तक कि उसका दोष सिद्ध न हो जाए तब तक उसको दोषी हम मान के व्यवहार कोई कर नहीं सकता। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। जब तक दोष साबित न हो तब तक हर कैदी, हर आरोपी इनोसेंट है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे कि एक तो आपका आधिकारिक हैसियत से आपका तजुर्बा है, हाँ, आप देख रहे हो, हाँ, लेकिन आप भी समाज में रह रहे हो। हाँ, अब ऐसा नहीं कि कोई आदमी जो है गुनाह करके चला है और आपको उसको ये ना पता लगे कि ये आदमी किया होगा। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन जब तक मैं अगर किसी घटना का साक्षी नहीं हूँ,
अगर मैंने नहीं देखा उस घटना को, तो हमेशा ये सुबह रहेगा कि ये अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। और जिन्होंने देखा होता है वो उस पर दिन रात लगे होते हैं। हमारी अपने पुलिस वाले भाई दिन रात लगे रहते हैं उनको पकड़ने में, यहाँ पकड़ने में, हरियाणा में पकड़ने में। जो गुनाहगार हैं उनको पकड़ते हैं, एक एक दृष्टिकोण से उनके पीछे पड़ जाते हैं, विवेचना करते हैं कि आदमी कहीं बच न जाए। लेकिन मैं अगर उस नज़रिए देखने लगूँगा तो मैं पहले दिन से अपराधी, क्योंकि कई लोग छूटते भी हैं, कई लोग बरी भी होते हैं, कई लोग सिद्ध दोष भी होते हैं, उसमें से बात नहीं। लेकिन हमारा ये रोल नहीं है विवेचना करने का, चूँकि हमारा रोल नहीं है। और हम उस नज़रिए से अगर देखने लगेंगे तो हम ये नौकरी नहीं कर सकते। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इसकी बदले की भावना से नज़रिया बनाना। मेरा नज़रिया ये था, जैसे मान लीजिए कि एक साधारण इंसान जो पहली बार आया या छोटे मोटे मामले में आया, एक दूसरी तरफ माफिया या बड़े लोग, तो अगर वो छोटा इंसान बड़े के पास पड़ेगा, एक कहावत है जैसा आपका संगत होता है तो आप कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी आपने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि हम उनको अपराध में जाने से बचाएं, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर बड़ा वाला भी अपराधी उसी बैरक में है और छोटा वाला भी अपराधी उसी बैरक में है, तो आप उस बड़े वाले अपराधी के जो विचार हैं उस छोटे वाले अपराधी के ऊपर ना पड़े, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरा ये कहना है। नहीं, बड़ा वाला अपराधी कौन है, छोटा वाला अपराधी कौन है, ये डिसाइड हम फिलहाल करने की स्थिति में नहीं होते। ये हो सकता है कि किसी के ऊपर 10 क्राइम के केसेज हैं, किसी के ऊपर 8 क्राइम के केसेज हैं, कोई बहुत पैसे वाला माफिया जिसको बाहर के लोग कह देते हैं वो ये बड़ा माफिया है। लेकिन बेसिकली मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा वो रोल नहीं रहता। विपिन कुमार मिश्रा या एज ए जेल अधीक्षक या एज ए जेलर, एज ए डिप्टी जेलर, कुछ लोग रहते हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं जानने के लिए ये आदमी का बैकग्राउंड क्या है, इसका क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ सवाल भी हैं इसमें, वही सवाल होंगे। हाँ। हमारे यहाँ चूँकि मेरी इसमें कोई रुचि नहीं होती है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये महाशय कौन से हैं, ये क्या करते थे क्या नहीं करते थे। कि जेल में आए हैं, सही व्यवहार करें, वो अच्छा व्यवहार करेंगे मुझसे और अच्छा व्यवहार पाएंगे। गलत व्यवहार करेंगे तो इसके आगे मैं आपके न झूठ बोलूँगा न सच बोलूँगा। उनका सम्मान वहीं तक जहाँ तक हमारे जेल का सम्मान है। हमारे प्रशासन में सिर्फ एक कैदी है, चाहे हाई प्रोफाइल हो चाहे वो सिर्फ एक विचाराधीन कैदी है, उसने अपराध किया हुआ है, ये पुलिस की नज़र में उसने पकड़ा है, वो विवेचना करेगी, वो दंड दिलाएगी। जिस दिन दंड दिलाएगी उस दिन उससे वो कन्विक्टेड प्रिजनर रहेगा। आप पहले गौतम बुद्ध नगर के अधीक्षक थे, वहाँ पर आपने बंदी सुधार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए थे, कुछ हमारे मीडिया में भी आई थी, जैसे कि कुछ प्रोग्राम थे वहाँ पे, कुछ उसमें पठन पाठन की भी चीज़ें थी। तो अपने इस अलीगढ़ जेल में क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था है? अभी गौतम बुद्ध नगर जेल में हमारे पास प्रिविलेज बहुत कुछ था। जेल की क्षमता 3750 थी, प्रिजनर्स की संख्या जब मैं ज्वाइन किया था तो 18 थी। वहाँ कई खाली बैरक्स थी और बैरक्स इतनी ज़्यादा खाली थी कि वहाँ मैं जब वहाँ से यहाँ पे आया तो कम से कम 17 रूम में 17 अलग अलग सांस्कृतिक या कोई भी तरीके की गतिविधियाँ चलती थी, आध्यात्मिक कार्यक्रम या पढ़ने का या गाने गाने का या महिलाओं का ब्यूटिशियन कोर्स हो या बच्चों का क्रेच हो बेहतरीन, ये चलते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा बैरक्स नहीं है और जेल भी पुरानी है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए सुविधाओं का अभाव है। और अभी हमारा समय शुरुआती चौड़ चाँद चल रहा है, इंशाल्लाह अगर आगे समय मिलेगा तो वो गतिविधियाँ यहाँ की होगी। अच्छा, कोरोना काल से थोड़ा सा चीज़ें हट भी गई हैं। हाँ, वो तो फर्क नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि शैक्षणिक की बात है जो पूरे खास करके अपने यूपी में चल रही है, यहाँ पर भी कुछ है जो लोगों को हायर एजुकेशन वगैरह के लिए कह दिया? बिल्कुल होता है और बहुत मुझे तो यहाँ पे जान के आश्चर्य हुआ कि मुझे लगता था गौतम बुद्ध नगर में सबसे बेहतरीन काम इग्नू का हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी बेहतरीन काम यहाँ पे इग्नू का हो रहा है। और संयोग से आज के डे अफसर हैं ये श्री संजय साही जी, इन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है। तो वहाँ भी मैं तो समझता था कि वहाँ सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन वगैरह था, यहाँ आने के बाद लगा क्योंकि यहाँ के कोऑर्डिनेटर ये हैं और मुझे यहाँ देखने के बाद लगा जितना रेगुलरिटी के साथ यहाँ सब कुछ होता है वो उससे बेहतर है। विपिन जी, एक कड़वा सवाल है, सवाल तो हर जेल का है, सवाल एकदम कड़वा ही पूछिए। कड़वा ही सवाल है, वो हर जेल का है। मैं 2 एक जगह गया हूँ पहले भी, तो वहाँ पर जेल के पोस्टर्स पर क्या बाहर लिखा है प्रतिबंधित चीज़ों का प्रवेश वर्जित है। फिर बांदा जैसी घटना की घटित हो जाती है या फिर अन्य घटनाएं जो अभी घटित हुई हाल में जेल के अंदर पिस्तौल चली गई, जब एक मोबाइल जैसा रिस्ट्रिक्टेड है जो मुझे लगता है कि 4 या 5 इंच की
ऐसी चीज़ें जब नहीं जा सकती है तो इस तरह की चीज़ें कैसे चली जाती है? देखिए, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि रिस्ट्रिक्शंस लगाने का क्या मतलब होता है। अगर कोई चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है तो इसका मतलब माना जा रहा है कि इस जेल के अंदर कई चीज़ें जाती हैं, लेकिन फोर्सेस को ये कहा जाता है कि कृपया जेल के अंदर ये चीज़ें न जाए, लेकिन चीज़ें तो जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कोई सील प्रूफ है यहाँ लगा हुआ है कि इसके अंदर जाएंगे, चीज़ें जाएंगी, लेकिन प्रतिबंधित चीज़ों पे रोक लगाया गया है। ड्यूटी करने वाले हम आप हैं। जैसे और सामान अंदर जाते हैं, अगर हम आप चाहेंगे तो प्रतिबंधित सामान भी अंदर जाएंगे। तो ये हमारे अपने में से दोषी हो सकते हैं, जिनके कारण जहाँ जिन सामानों पर प्रतिबंध नहीं होता, जिस तरीके से वो जाती हैं, वैसे उनकी गद्दारी की वजह से, उनके लोभ की वजह से प्रतिबंधित चीज़ें भी चली जाया करती हैं। क्योंकि सामान तो जाने के रास्ते बने हुए हैं ना। ये बताया जाता है कि ये न जाए, ये न जाए। ठीक है, आपने बोला कि आप जो है कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ कर्मचारी जिम्मेदार रहते हैं। कर्मचारी कोई भी हो सकता है, अधिकारी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब विभाग के लोग जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। क्योंकि प्रतिबंधित क्या चीज़ें जाती हैं, प्रतिबंधित चीज़ें कौन सी हैं ये उनको पता है, ये नहीं जानी चाहिए, लेकिन वो अपने स्वार्थ में उनको ही पहुंचा देंगे। रास्ता तो बना ही हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या जब आदमी जा सकता है तो छोटी सी पिस्टल क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकता है। अगर यहाँ पे 3 लोग ड्यूटी पे खड़े हैं, तलाशी न लें, जब से मैं आया हूँ यहाँ तलाशी के लिए मैं स्वयं खुद खड़ा होता हूँ। जी, लेकिन सारे अधिकारियों को निर्देश है कि तलाशी स्वयं देंगे उनसे, क्योंकि वो छोटा अधिकारी है, उसको लगता है कि हम लेंगे, ऐसा ना साहब नाराज हो जाए। तो इसीलिए हमने कर रखा है जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं वो अपनी तलाशी स्वयं से दें, जिससे उसके सामने संकोच ना आए और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे कि अगर साहब तलाशी दे रहे हैं, जेलर साहब दे रहे हैं, डिप्टी साहब दे रहे हैं, तो आप कौन होते हैं नहीं देने वाले। ये थी अभी अलीगढ़ जेल में आपको स्टाफ से किस तरह का सहयोग मिलता है? अच्छा सहयोग है या फिर? फिलहाल मुझे अच्छा सहयोग मिल रहा है। अच्छा सहयोग मिलता है। अगर बोला जाए जेल विभाग में सबसे ज़्यादा सहयोग कौन करता है आपका, तो देखिए सब हमारा सहयोग करें, क्योंकि सबके सहयोग चलती है। और मैं अब लिटरली कहूँ तो मैं जहाँ जा रहा हूँ आज तक जितनी जेलें कहूँ तो सबसे ज़्यादा मेरा अपनी जेल मेरे बंदियों के सहयोग से, बंदियों के सहयोग से चलती हैं जेलें सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा रोल उनका होता है जेल को अच्छा चलाने के पीछे बंदी हमारे होता है। अगर हम बंदियों को शोषण नहीं करेंगे और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो हमसे 10 गुना अच्छा व्यवहार करते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कभी कोई बंदी गलती कर देता है तो उसको क्या, जो तरह तरह की जो वीडियोज़ वायरल होते रहते हैं कभी कभी, उनकी क्या सच्चाई होती है? देखिए वो तो उनकी ब्लैकमेलिंग करने की आदत होती है, उसमें कुछ हमारे अपने मिले होते हैं। मैं यही इसी सवाल करना चाहता था, दरअसल क्या है, मुझे कुछ लोगों ने बोला इस बात को, अपने मिले जुले लोग होते हैं जो अपने निहित स्वार्थ में ऐसा काम करते हैं। लेकिन पिछले जब से हमारे डीजी साहब नए आनंद सर का हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस बात को समझा, क्योंकि चीज़ें यद्यपि उससे बताई पूरे कारागार प्रशासन पूरे विभाग की होती है, लेकिन एक छोटा सा मोबाइल, एक छोटा सा कैमकार्डर, एक छोटा मोबाइल 24 घंटे कोई अधिकारी ड्यूटी नहीं कर सकता। लेकिन एक सिपाही जो 24 घंटे लगातार लगा रहा है, हो सकता है उसकी तलाशी में भूल हो सकती है या करने वाला इस तरीके से लेकर चला जाए जो धोखे में हो जाए। लेकिन आदमी बिकता है। और कहीं तो पहले तो आते जाते लोग थे, अभी भी सामानों पर रिस्ट्रिक्शंस है लेकिन फिर भी नहीं है। लेकिन अगर कोई चाह ही लेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। जेल नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ पे ऐसी सिक्योरिटी हो जहाँ पे इन्वेजन न हो जाता। तो जेल में मोबाइल जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम अपने अधिकारियों को ब्लैकमेल करेंगे। जहाँ अधिकारी तैयार रहता है कि हम ब्लैकमेल होंगे या उसको कुर्सी से अपने मुँह होगा, उसके लिए समस्या होती है। जहाँ उसको अपनी कुर्सी से मुँह नहीं होता ना, वहाँ पे ये मोबाइल नहीं चलता, न मोबाइल वायरल होता है। तो मतलब कहने का मतलब अगर इस तरह की चीज़ें जो बना ली जाती हैं तो उसको एक निश्चित समय पर, मतलब समय आने पर मतलब उसको इस्तेमाल किया जाता है ना। लेकिन जब लोग समझ लेते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है और हमसे उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि उस मोडस ऑपरेंडी को समझें और उनके साथ उस तरीके का उचित व्यवहार किया जाए जिससे उनको लगे कि ये वाहियात काम तुम्हारे मतलब नहीं, इस काम का तुम्हारा कोई मतलब नहीं। लेकिन समस्या तो ये भी है ना कि जब किसी जेल से कुछ होता है, हाँ, जैसे मान लीजिए किसी जेल से कोई घटना हुई, हाँ, 1 साल पुराना वीडियो है,
हाँ। उसको एक विशेष उसके तहत उसको वायरल कर दिया गया, विशेष प्रावधान के तहत। तो उसको समझना चाहिए ना, उसको क्यों उसको वो समझते क्यों नहीं, तो 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर देते हैं। नहीं, वो मजबूरी होती है, वो एक मजबूरी होती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भाई कि आपका आदमी कह रहा है आप उसको नहीं मान रहे हो? देखिए, ये इंटरनल जांच का विषय होती है, और आप इंटरनल जांच शायद आपको नहीं करना पड़ता। नहीं, हम भी फेस करते हैं। नहीं, फेस करते हैं ना, लेकिन उस इंटरनल जांच को करने के बाद जो चीज़ें प्रथम दृष्टया सामने आती हैं, उस पर हमारे उच्चाधिकारी उचित निर्णय लेते हैं कि जो तुरंत मैसेज कन्वे करे अन्य लोगों को। देखिए, दंड के कई सिद्धांत हैं, सुधारात्मक भी है, प्रतिशोध के लिए भी है और निरोध के लिए भी। तो एक तो निरोधात्मक भी है कि यदि तत्काल कोई लापरवाही हुई हो तो आगे वाले अलर्ट हो जाए, क्योंकि असली वाले का तो पकड़ लिया जाएगा, जांच खींचेगी जब उस पर लंबी जांच होगी तो उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन तत्काल कोई न कोई कार्रवाई नहीं की जाए तो भी गलत मैसेज जाता है, और बाकी जिन्होंने किया है उनसे पूछताछ होगी कि आप तक कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों नहीं आया। तो सारी चीज़ें अब ये है, विवेचना कौन करता है उस पर डिपेंड करता है। जो सही होगी वही किया जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है विवेचना कौन किस प्रकार से करता है। देखिए, घटना एक होती है, दो अधिकारी दो निष्कर्ष पहुँचते हैं। आप पत्रकार के फील्ड में हैं, आप कई ऐसे केसेस हुए हैं कि SIT ने जांच की तो उसका निष्कर्ष दूसरा निकला, निकल के CBI ने किया दूसरा किया, NIA करे दूसरा निकल आएगा। तो ये अलग अलग तरीके से करने पर सच्चाई अलग अलग। एक आधिकारिक हैसियत से आप किस तरह के दंड में यकीन रखते हैं अपने सहकर्मियों को? निरोधात्मक? मेरा सीधा सुधारात्मक, मैं 100% सुधारात्मक नजरिए का। विभाग जो है, कोई भी विभाग हो, इस समय मैन पावर की कमियों से जूझ रहा है। आप क्या स्थिति है, खास करके आपके जेल की? इसके बारे में मुझसे ना कराइए, ये आज का सवाल नहीं है, बहुत पहले से चला रहा है। क्योंकि जेलें जो हैं संसाधनों की कमी से निश्चित तौर पे गुजर रही कमी से, लेकिन शासन स्तर से इस कमियों को दूर करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, जो मैं पिछले 3-4 साल से बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। जेलों पे अब पुलिस फोर्स भी दी जाने लगी हैं, होमगार्ड्स भी दिए जाते हैं, PSC के भी जवान दिए जाते हैं, और हम लोग के भी लगभग 3,400 वैकेंसीज जो हैं कोरोना की वजह से वो बाधित हो गई हैं। ईश्वर चाहेगा तो 2-4-6 महीने में वो 4,000 वैकेंसी फुलफिल हो जाएंगी, तो हमारे पास थोड़े ज़्यादा संसाधन हो जाएंगे। एक हमारे पाठक ने एक सवाल भेजा था, सवाल पटा है, मैं पूछ लेता हूँ। कारागार के अंदर समलैंगिकता की जो समस्या है इससे आप कैसे मतलब निपटते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जो एक निम्न कैदी रहता है वो कहीं ना कहीं एक बड़े कैदी के प्रभाव में आ जाता है, तो आप ऐसे कैदियों की पहचान कैसे करते हैं और उनकी सुरक्षा कैसे? देखिए, ये ऐसे कैदियों की पहचान बहुत मुश्किल हो सकती है। समलैंगिकता के कैदियों के साथ हमारा बंदी रक्षक सोता नहीं, और ऐसी घटना हमारे सामने, जेन्युइन घटना मेरे सामने अभी तक पूरे कार्यकाल में नहीं आई जहाँ पे एक भी चीज़ प्रमाणित हो कि समलैंगिकता की घटना घटी और किसी ने कंप्लेन की। तो इस बारे में मैं आपसे बहुत स्पष्ट, और ये जो बोल रहा हूँ, जो आपने पहले वादा दिलाया है उस वादे के साथ बोल रहा हूँ, जो बोलूँगा सच बोल। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरीके का कोई भी पुष्टित केस नहीं आया है कि जो समलैंगिकता का कोई केस हमारी जेल में आया। और मैं जितनी भी जेलों में काम किया, मेरे सम्मुख कोई ऐसा 2 बंदी खड़े होकर पेश नहीं हुए। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आ गया है समलैंगिकता के संबंध में, और लेकिन उस पर टिप्पणी करना हमारा बेकार है। नहीं, टिप्पणी नहीं, सही है। नहीं, वो टिप्पणी करना बेकार है, लेकिन बेसिक इंस्टिंक्ट आदमी की होती हैं, जो नियंत्रण नहीं कर पाते होंगे उनके साथ ये समस्याएं हो सकती होंगी। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि जेल में जहाँ एक के ऊपर एक लोग ऐसे ही ठूसे पड़े हुए हैं किसी से बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब ये जो क्योंकि कोई बदतमीजी करेगा तो मैंने आज पहले बता दिया कि हम वो नहीं बताएंगे कि हम उसके साथ क्या करेंगे। चलिए, कि कोई बंदी किसी बंदी के साथ बदतमीजी की हरकत नहीं कर सकता। एक और अक्सर चीज़ें मतलब होती हैं, इंसान होता है, जैसे कि क्या अपनी जेल में कोई ऐसी भी व्यवस्था है कि लोगों को जो है नशा मुक्ति से बचाया जा सके? क्योंकि आदमी जो बाहर से आता है वो ड्रग्स एडिक्ट होता है, शराब पीने वाला होता है, उसको कैसे आप? ये कुछ न कुछ देखिए, इस पर किसी सिस्टम को दोष देना नहीं मुनासिब नहीं है, लेकिन जेल है, लेकिन कहीं न कहीं अपराध जो है नशेड़ियों द्वारा किए जाते हैं, और होना ये चाहिए कि यदि अपराध नशेड़ियों द्वारा किए जा रहे हैं तो उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए, न कि जेल में भेजना चाहिए। व्यवस्थाएं भी कुछ इस तरीके की बनी हुई हैं, लेकिन
वो चीज़ें अभी कंप्लायंस में नहीं आ पा रही हैं। हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट कर रखी है अपने मुख्यालय से कि हर जेलों में एक नशा मुक्ति केंद्र हो। कई जगह अपने व्यक्तिगत प्रयास से कई जगह डिप्टी जेलर, अधीक्षक, जैसे मैं अधीक्षक था महाराजगंज में, तो मैंने एक बैरक को नशा मुक्ति केंद्र बनाने का प्रयास किया था। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिन जिन लोगों ने ये प्रयास किया होगा वो सारे जो है अधूरे रह गए होंगे, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां और होती हैं ये नहीं हो पाता कि है। नशा मुक्ति, लेकिन फिर भी नशा से कई लोग मुक्त हो जाते हैं, नशा से मुक्त हो जाते हैं। डॉक्टर साहब लोग जिस पे पर्टिकुलरली ध्यान देते हैं तो उस तरीके के लोग नशा से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जेल जो है नशा मुक्ति केंद्र नहीं होनी चाहिए, न बनाई जानी चाहिए। नशेड़ी आदमी को बाहर भेजना चाहिए। लेकिन अभी एक इस पे मैं टिप्पणी आगे कुछ नहीं करता। सीआरपीसी जो प्रावधान है वो उसमें नशा मुक्ति केंद्र में भेजने का कोई वही नहीं देती है। नहीं, अब इस पे आगे आप जाएंगे तो आएगी, लेकिन उस पर भेजने का जेलों में जो नशे की जो समस्याएं हैं, नहीं, ये जेल की देखिए, जेल में वही समस्याएं हैं जो बाहर समस्याएं हैं। जेल को आप बाहर, हाँ, तो जेल को बाहर से करके मत जोड़िए। मैं तो देखिए कैमरा में बोल रहा हूँ, अपना कटनी छटनी करना चाहेंगे तो आप कर लेंगे। हम घबराइए मत, नहीं जाएगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनको सारी सुविधाएं मिली होती हैं, हाँ। वो रात को 2 बोतल दारू पी सकते हैं, वो सारे नशे कर सकते हैं, वो गोली खा सकते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो यहाँ तो बेचारे सारे वंचित हैं। लेकिन हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि नशा न के बराबर, नशा न के बराबर हो। नशा तो बीड़ी भी मैनुअल में अनुमन है। न बीड़ी पिए तो बेचारे कितने तो फ्रेश नहीं हो पाए, बीमार हो जाएंगे आधे। बिल्कुल हो जाएंगे। तो बीड़ी सिगरेट ये सब अनुमन्यता की स्थिति में अलाउड। तो नशा का अभिप्राय, नशा किसको कह रहे हैं। और रही बात अगर कोकीन चरस की बात कर रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अलीगढ़ कारागार में कोकीन चरस से सब नहीं पाया जाएगा। किसी दिन कोई छापा मार देते। ये तो लोग ऐसे कहते हैं और कुछ ना कुछ मिल जाता है। नहीं, मिलता होगा ना, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। आप अपने कार्य की बात कर रहे हैं। हाँ, कि कोकीन चरस नहीं मिले। अक्सर ऐसी खबरें आती हैं। देखिए, जब दुख बढ़ेगा, बंदियों के बीच जब दुख बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, तभी आदमी नशे का सहारा लेता है। तो तनाव क्यों? सामान्यतः तनाव बढ़ेगा तो इस तरीके तनाव को कम करने के लिए अभी कुछ नहीं। तनाव को कम करने के लिए देखिए, मेरा एक रास्ता है कि बंदियों के साथ प्रेम से, जो बंदी सही तरीके से आ रहे हैं उनसे प्रेम से व्यवहार किया जाए, अनावश्यक बदतमीजी न की जाए। लेकिन रही बात, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जब ओवर क्राउडिंग की जहाँ समस्या हो, तो वहाँ पे इस गर्मी में ओवर क्राउडिंग समस्या होगी तो उसके तनाव को हम दूर नहीं कर पाते। तो हम भी अपने आप को असहज महसूस करते हैं कि उनको देख के हम दुखी होते हैं। हम भी रात में अगर 10 बजे 12 बजे जब कभी राउंड पे रहते हैं, देखते हैं खाना खाते समय लेटते हुए, तो हम भी दुखी होते हैं। ये समाज के बाहर रहने वाले लोग नहीं जानते हैं। मैंने वही उनको, वो जब अंदर आते हैं ना कभी कभी, तब उनको याद आती है। यहाँ की बातें सब जानना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इसीलिए बता रहे हैं कि वो जब अंदर बाहर आते हैं, वो जब बाहर के लोग इस चीज़ों को नहीं जानते हैं। और यही स्थितियाँ हैं। तो तनाव तो दूर नहीं कर सकते ना भाई। कितने निर्दोष होंगे? 90%। भाई निर्दोष भी तो हो सकते हैं, इसका हम नहीं जानते होते ही हैं। और इसीलिए कि अब ये निर्दोष है कि नहीं है, अब ये विवेचना पुलिस का, ये पुलिस का काम। तो इसीलिए हमारा फंडा है कि हम सबको निर्दोष मान चलते हैं। अदरवाइज हम किसी से व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे सही से। फिर तो हम लाठी उठा के मारने लगेंगे, शायद तुम रेप करके आए हो, तुम मर्डर करके आए हो, तुम्हारी वजह से इतने लोग की जान चली गई। तब तो फिर हम लोग यही करते रहेंगे, फैसला हम ही सुनाते रहेंगे। एक बात ही बताइए, एक किसी से मेरी मुलाकात हुई, उसका ये कहना था कि मैं कैदियों को मतलब बचाता हूँ। कोई ऐसा अधिकारी था जिससे आप किसी के सहयोग से, NGO के सहयोग से, क्या ऐसा आप भी कुछ यहाँ पे करते हैं जिससे जो थोड़े छोटे जुर्माने 100-200 वो लगभग यूपी की हर जेलों में बृहद स्तर पे होता रहता है। अच्छा, बिल्कुल। अब एक बहुत एकदम लास्ट और आखिरी सवाल पूछते हैं, बहुत कड़ा, बहुत नॉर्मल। नहीं कड़ा सवाल। नहीं, ये बताइए पहले, आप इतनी देर से आप बात कर रहे हैं, कैदियों की हित की बातें की आपने, अन्य चीज़ें बातें की, ये आपने आपको जेल कैडर में आने के लिए किसने राय दे दिया? देखिए, राय मेरे हिसाब से तो आपको तो बाबा बनना था। बाबा ही बनना था, आगे जाके बन सकते हैं, बाबा बन सकते हैं। क्योंकि आप इतनी बातें कर रहे हैं। नहीं, बाबा बन भी सकते हैं, वो लक्षण, लेकिन शादी उदी हो गई है इसलिए बाबा बनने का लक्षण कम है। ऑन कैमरा बोल रहे हो, घर पे भी जाना पड़ता है। ये बिल्कुल कहीं भी आप इसको कर सकते हैं। वो दिन महात्मा बुद्ध की तरीके से सोचता कोई दिन आ सकता है जिस दिन रात को छोड़ के वहाँ निकल जाए हम भी। लेकिन जब तक इस मोह माया जाल में जकड़े हुए हैं, तब तक अपनी ड्यूटी जितना हो सकेगा उतना अदा करें। मैं आपको एक राय देता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। देखिए, बाबा बनने में बाबा कई तरीके के होते हैं। जब आप यहाँ के बाबा बने रहेंगे, आप जो ऐसे विभागों के बाबा बने रहेंगे, तो हो सकता है 10 का कल्याण हो, 10 को ज्ञान मिले।
वो बाबा बनना अच्छा है ना। तो बाबा आप कौन सा कर रहे हैं? मैं अपना दूसरा बाबा कर रहा हूँ। दूसरे बाबा, इतने बाबा बहुत लोग हैं। बाबा का अगर आपका आशा ये है कि संन्यास की तरफ मुख मोड़ने से है, तो निश्चित तौर पे यहाँ से ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए मैं निकल सकता हूँ किसी भी दिन। मैं किसी भी दिन निकल सकता हूँ, और वो आप आने वाला समय बताएगा वो दिन कौन सा होता है। अब एक बात ये बताइए, आपका वो शुरू खत्म नहीं हुआ कि आपको जेल में आने कहाँ से नसीहत? नहीं, आप कह रहे हो खत्म होगा, मिल चुका जवाब, क्योंकि आप समझ गया मैं क्या है। अब उसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आपने बाबा बनने का सोचा था, आपको ये आसान विभाग लगा, आप इसमें चले। मुझे ये मेरी दूसरी प्रायोरिटी थी। मैं समझ गया, बोले मैं समझ गया उसको। अब मुझे ये बताइए, लेकिन जेल का मैंने गेट तक नहीं देखा था इस सेवा मानस पे। कभी भी जैसे आपके सेवा काल में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी पर्सनल लाइफ में टेंशन हो गई हो घर में? क्या अक्सर होता रहता है। जेल की नौकरी करने वाले जितने भी हमारे लोग होंगे, उनकी लाइफ में अक्सर होता है जेल की नौकरी करना, परिवार में तनाव पैदा होता है। उसको कैसे झेलते हो? यहाँ से झेल लेते हो, वहाँ पे उस जेल में क्या करते हो? झेलने की आदत पड़ जाती है, जेल में ड्यूटी करते। मतलब झेलने की आदत है, मतलब झेलने की आदत पड़ जाती है। बीवी को आप झेलने की बात कह रहे हैं, ये भी नोट हुआ। नोट करिए। फिर मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं, वाला है। हमारे कहने मतलब कि जब जेल को झेलने की आदत हो गई तो बीवी तो अपनी जो अपना मतलब कहने को वो लोग आपके साथ समझौता कर लेते हैं, अगर बिल्कुल करना पड़ता है तो नहीं कर लेते तो कहाँ से ऐसे परिवार मतलब अकेले चला जाता है। नहीं कर लेते तो मैं दूसरे दिन ड्यूटी पे सही तरीके से नहीं आ सकता था, ना अपने बंदियों की सेवा कर सकता था, ना अपने सहयोगी स्टाफ से अच्छे से बात कर सकता था। विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगा, लेकिन ज़्यादा धन्यवाद। आप जो है इस तरह से सवाल जवाब देंगे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये नहीं, इन सवालों से लोग अक्सर घबरा जाते थे, खास करके असलहे कैसे जाते हैं, मोबाइल कैसे जाते हैं। लोग घबराते वो लोग हैं जो आपकी पंच लाइन का पहला सेंटेंस के साथ दगाबाजी करेंगे। चलिए, जो सच बोलेगा उसको नहीं घबराते। तो अब एक बात आपसे चाहते हैं, हाँ। आपका ये वीडियो जाएगा लोगों के पास, हाँ। अगर कुछ सवाल होंगे हाँ। तो क्या उस पर टिप्पणी करेंगे? बिल्कुल टिप्पणी करेंगे, और थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तब लेके टिप्पणी आइएगा। ऐसा नहीं कि हर एक टिप्पणी आप घबराइए मत, इतना आने वाला है कि आप हाँ, तो परेशान हो जाएंगे। टिप्पणियों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो मैं सवालों के जवाब ज़्यादा दूंगा। चलिए, अभी ये भी उसका छोड़ छाड़ के हम आप साथ नहीं, हमारे साथ मत चलिए। आप यही सही है, आप हमारे साथ मत चलिए। हमें बाबा बनने का कोई वो नहीं है। नहीं, हम पत्रकार बन सकते हैं। नहीं, अभी आप मत बनिए, अभी 7 साल तक मत बनिए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। आप लोग देखिए, ये आप लोग हैं जो सच्चे तरीके से पत्रकारिता की भूमिका निभाते हैं, वो हम जैसे अधिकारियों को हमेशा नियंत्रण रखते हैं। जो लोग पीठ पत्रकारिता करते हैं, जिसका अर्थ आप लोग समझते हैं कि आप समझ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं नहीं, हम कि किसी को डिफेम करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, गलत न्यूज़ को मैनिपुलेट करने के लिए। समझ आऊँगा, मैं इसको भूल गया पूछना। मेरा हर अधिकारी से ये सवाल होता है, क्या कभी आपके सेवा काल में ऐसा वक्त आया कि जब आपको कुछ पत्रकारों की वजह से मेरे अपने जीवन में अपना फर्ज निभाने